निश्चय आईएएस के न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 11 मई 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 1 पर। एनडीएमए के औद्योगिक इकाइयों को लेकर एनडीएमए ने कुछ गाइडलाइंस इशू किया है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। यह डिजास्टर मैनेजमेंट के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं क्या क्या गाइडलाइंस एनडीएमए ने इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, औद्योगिक इकाइयों के लिए जारी की है। तो अभी चूँकि लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, तो जैसे जैसे लॉकडाउन को ग्रेजुअली खोला जाएगा तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, औद्योगिक गतिविधियों को सरकार ओपन करेगी। तो वैसी परिस्थिति में जब ये रिस्टार्ट होंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के द्वारा कुछ गाइडलाइंस इशू किए गए हैं ताकि वो सुरक्षित रूप से कार्य कर पाएँ। तो अ सीरीज ऑफ गाइडलाइंस यानी कई दिशा निर्देश विनिर्माण उद्योगों के लिए जारी किया है एनडीएमए ने। एनडीएमए जो देश का सबसे प्राइमरी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, आपदा प्रबंधन एजेंसी है। एनडीएमए ने हजार्डस और फ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए यानी कि खतरनाक एवं ज्वलनशील पदार्थों के सुरक्षित रख रखाव के लिए इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हैं। साथ ही रासायनिक आपदा, केमिकल डिजास्टर्स और संभावित केमिकल टेररिज्म डिजास्टर यानी कि रासायनिक आतंकवादी त्रासदी से निपटने के लिए गाइडलाइंस इशू किए हैं। अब इसको इस तरीके से समझें कि जो खतरनाक और ज्वलनशील पदार्थों में डील करने वाले औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं तो उसके माध्यम से रासायनिक त्रासदी भी आ सकती है, आपदा भी आ सकता है, और साथ ही उन उद्योगों पर हमला कर कर आतंकवादी रासायनिक हमला भी कर सकते हैं। तो दोनों परिस्थितियों में किस प्रकार से वैसी होने वाली आपदा से निपटा जाए, एनडीएमए ने उसके लिए गाइडलाइंस इशू किया है। इसके साथ पेट्रोलियम पदार्थ, तेल एवं लुब्रिकेंट टैंकर्स जो होते हैं तो उनके परिवहन में भी सुरक्षा और सिक्योरिटी को मजबूत करने का दिशा निर्देश एनडीएमए ने जारी किया है। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वह मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट्स यानी कि वैसे औद्योगिक इकाइयाँ जहाँ पर कि मेजर एक्सीडेंट का जोखिम अधिक है, वहाँ पर ऑफ साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को यानी कि आपदा प्रबंधन योजना को अप टू डेट करें, अद्यतन बनाएं। तो यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑफ साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का तात्पर्य होता है जो रासायनिक उद्योग के परिसर या संयंत्र से बाहर का जो आपदा प्रबंधन योजना होता है उसे ऑफ साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बोलते हैं। तो राज्य सरकारों से एनडीएमए ने कहा है कि आप ऐसे मेजर एक्सीडेंट हजार्ड यूनिट्स पर जहां पर कि बड़े दुर्घटना होने का जोखिम अधिक है, वैसी इकाइयों को लेकर ऑफ साइट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, आपदा प्रबंधन योजनाओं को अप टू डेट करें, उसे अद्यतन करें। साथ ही एम्प्लॉयज के, कर्मियों के भी सेंसिटाइजेशन की बात की गई है कि अगर किसी भी प्रकार के अनियमितता को या असामान्य व्यवहार को देखा जाए संयंत्र के अंदर यानी कि मशीन से, उपकरणों से संबंधित अगर कोई भी एबनॉर्मेलिटी वो पहचानते हैं और यदि कोई भी पोटेंशियल हजार्डस साइन यानी कि संभावित जोखिम के संकेतों को वह देखते हैं या पहचान करते हैं तो उसको लेकर उनका सेंसिटाइजेशन यानी कि उनमें जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही संयंत्रों में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों का भी निरीक्षण होना चाहिए सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के, सुरक्षा नियमों के हिसाब से। तो यह कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस एनडीएमए के द्वारा औद्योगिक इकाइयों के लिए दिए गए हैं। कुछ आगे दिशा निर्देश में एनडीएमए ने कहा है कि उद्योगों के मालिकों के द्वारा पूरे औद्योगिक इकाई की संपूर्ण सुरक्षा लेखा होनी चाहिए, कंप्लीट सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। यानी कि कितनी तत्परता, कितनी तैयारी आपदा की स्थिति में उस इकाई में है, तो वहाँ के मालिकों के द्वारा, जो इंडस्ट्रियल यूनिट के मालिक हैं, उनके द्वारा एक कंप्लीट सेफ्टी ऑडिट पूरे इकाई का होना चाहिए। इसके साथ राउंड द क्लॉक इमरजेंसी टीम यानी कि आपातकाल टीम वहाँ पर उपलब्ध हो, उसका अरेंजमेंट हो ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उन्हें तुरंत ही बुलाया जा सके सहयोग एवं सहायता के लिए। राउंड द क्लॉक मतलब कि 24x7 हमेशा तत्पर और तैनात वैसे इमरजेंसी टीम्स हों। इसके साथ ही बहुत ही एक बेसिक सुझाव, एक गाइडलाइन जो दिया गया है कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा, कंपनियों के द्वारा सैनिटाइजर्स, मास्क और पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो कि शरीर के सुरक्षा उपकरण होते हैं जैसे ग्लव्स है या पीपीपी जो पूरा गियर है, तो उसकी उपलब्धता एम्प्लॉयर्स के द्वारा कराई जाए।
एम्प्लॉयज़ को। इसके साथ कोविड 19 स्वास्थ्य एवं उसके रोकथाम संबंधी विषयों पर कर्मियों को और ज़्यादा प्रशिक्षित एवं जानकार बनाने की आवश्यकता है, यानी उनको और ज़्यादा इन मामलों की जानकारी कंपनियों के द्वारा दी जाए। यह भी एक दिशा निर्देश एनडीएमए के द्वारा दिया गया है। लॉकडाउन खुलने की स्थिति में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग को, यानी भौतिक दूरी को, लोगों के बीच में आपसी दूरी को बनाए रखना कार्यस्थलों पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए एनडीएमए का डायरेक्शन है कि कार्यस्थलों पर बैरियर्स क्रिएट किए जाएं, बाड़ बनाए जाएं, ताकि लोगों के बीच में आपसी दूरी सुनिश्चित की जा सके। तो बैरियर्स शुड बी क्रिएटेड। यह कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में आपदा प्रबंधन और कोविड 19 मैनेजमेंट को लेकर, रोकथाम को लेकर एनडीएमए का गाइडलाइन है। यह आपके पेपर 3 के डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक से यह सीधा जुड़ा हुआ है। कई बार आपसे एनडीएमए के रोल के भी बारे में पूछा जाता है, जो कि आपके पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। पेपर 2 में आपको स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वाजी जुडिशियल बॉडीज है। तो एनडीएमए, जैसा हम जानते हैं, कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर एनडीएमए के रोल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो वहाँ पर औद्योगिक आपदाओं के भी संदर्भ में इसके द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों को के संदर्भ में आप इन बिंदुओं का उदाहरण के रूप में शामिल कर सकते हैं। साथ ही एनडीएमए का पैंडेमिक मैनेजमेंट में, यानी कि महामारी प्रबंधन में क्या रोल हो सकता है, उस भी संदर्भ में आप इस जानकारी को शामिल कर सकते हैं। अब बात करें आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, तो जैसा अभी हम लोगों ने केमिकल डिजास्टर्स की चर्चा की, रासायनिक आपदाओं की, तो रासायनिक आपदा से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए या रासायनिक आतंकवाद से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो आप वहाँ पर भी इन दिशा निर्देशों को शामिल कर सकते हैं। एनडीएमए क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर की सबसे प्राइमरी एजेंसी है डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो वैसे आपदा की त्रासदी की स्थिति में इसके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का बहुत महत्व होता है, अगर उनका अच्छे तरीके से पालन किया जाए तो यह आपके मेंस के पेपर 2 और पेपर 3 सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 पर एडिटोरियल पेज में पोस्ट कोविड 19 वर्ल्ड, यानी कि कोविड 19 महामारी जब समाप्त हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, तो इसके बाद का जो विश्व में मतलब एक ग्लोबल ऑर्डर होगा। ग्लोबल ऑर्डर का तात्पर्य जो वैश्विक एक मतलब व्यवस्था होगी, उसका क्या रूपरेखा होगा, क्या आकार होगा उसका, उसके कंटूर्स कैसे डिफाइन होंगे, यानी कि उसकी रूपरेखा कैसे परिभाषित होगी, उसके बारे में विस्तार से इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। मुख्यतः 6 जियो पॉलिटिकल लाइन्स, यानी कि 6 भू राजनीतिक रेखाओं के बारे में चर्चा की गई है, जो कि आने वाले वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित करेंगे। तो आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। आर्टिकल में बताया गया है कि ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के रूप में कोविड 19 जो है अभी पूरे विश्व में संकट के रूप में उपस्थित है, परंतु अब इससे संबंधित एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का भी खतरा जो है समूचे विश्व के सामने मंडरा रहा है, यानी एक वैश्विक आर्थिक संकट भी उभर सकता है, आर्थिक मंदी के रूप में, इकोनॉमिक रिसेशन और फर्दर डिप्रेशन के रूप में, जहाँ पर कि विश्व के ज़्यादातर देशों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आने वाले समय में जो वैश्विक स्तर पर व्यवस्था होगी, वर्ल्ड ऑर्डर होगा, उसकी रूपरेखा कुछ ट्रेंड्स के द्वारा, कुछ अभिवृत्तियों के द्वारा डिफाइन की जाएगी। उसकी चर्चा करते हैं। पहली बात यह बताई गई आर्टिकल में कि एशिया का आरोहण हो रहा है। एशिया का जो शक्ति है, एशिया की जो शक्ति है, उसमें आरोह देखा जा रहा है, असेंड कर रहा है पावर वाइज, और यूएस की शक्ति जो है वो एक तरीके से घटती दिख रही है। अगर हम 2008 के वित्तीय संकट की भी बात करें, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें 2008 की, तो उस समय भी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं ने लचीलापन और सामर्थ्य दिखाया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करने के लिए। हमने देखा था कि भारत और चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर रिलेटिवली सापेक्ष रूप से कम प्रभाव पड़ा था पश्चिम देशों के अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में। अभी अगर हम देखें तो वर्तमान में कोरोना वायरस पैंडेमिक महामारी का सामना करने में यूएस और यूरोप की तुलना में एशियाई देशों ने ज़्यादा सक्षमता, सामर्थ्य दिखाया है। अगर नुकसान की बात करें तो यहाँ पर संक्रमण के और लोगों के मृत्यु के भी मामले कम हैं यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की तुलना में। तो इससे भी समझा जा सकता है कि जो एशियाई देश हैं वो महामारी को भी नियंत्रित करने में अभी तक पश्चिम के देशों से ज़्यादा सक्षम समझे जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि
लगभग एक शताब्दी तक, पिछले एक सेंचुरी में वैश्विक व्यवस्था को अगर आकार देने की बात अगर की जाए तो उसमें अमेरिका फोर फ्रंट पर रहा है, यानी कि सामने से नेतृत्व अमेरिका ने दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ने दिया है। परंतु अभी देखा जा रहा है कि यूएस अपने उस रोल से पीछे हटता दिख रहा है। यूएस अब वैश्विक व्यवस्था को आकार देने में, शेप करने में, जो उसकी फोर फ्रंट पर अग्रणी भूमिका थी, उससे पीछा हटता दिख रहा है। इसके कई उदाहरण हैं। अगर हम पेरिस क्लाइमेट डील से पीछे हटने की बात करें, या फिर जो नाटो में जो अमेरिका की अग्रणी भूमिका रही है उसके बारे में बात करें, जहां अमेरिका ने नाटो देशों के साथ, मतलब जो फाइनेंशियल कॉस्ट होता है सुरक्षा प्रदान करने का, उसको साझा करने की बात अमेरिका ने की है। कई क्षेत्रों से अपने सैनिक वापस बुलाने की बात की है, जिसमें कि अफगानिस्तान का भी उदाहरण है। तो इस प्रकार से एक वैश्विक व्यवस्था को स्थापित करने में अमेरिका पीछे हटता दिख रहा है। अगर हम बात करें आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार या शस्त्र अप्रसार जैसे मामलों की, जैसे मुद्दों की, तो हमने देखा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई है। वैश्विक रूप पर जो इन वैश्विक स्तर पर जो इन मुद्दों को लेकर रिस्पॉन्स रहा है, एक जो वैश्विक एक सोल्यूशन रहा है, उसको आकार देने में यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत ही निर्णायक भूमिका अभी तक निभाई है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात हो, या फिर ब्रेटन वुड्स संस्थानों की बात हो, इंस्टीट्यूशंस की बात हो, जिसमें कि आपको वर्ल्ड बैंक आता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आता है, तो वैसे वैश्विक स्तर के संगठनों की भी स्थापना में अमेरिका ने एक लीडरशिप का रोल, नेतृत्व का रोल प्ले किया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है कि शीत युद्ध के समय भी अमेरिका ने पश्चिम के देशों को खासकर नेतृत्व प्रदान किया है। तो हमेशा पिछले शताब्दी में हमने देखा है कि अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर एक नेतृत्व का रोल महाशक्ति के रूप में निभाया है। परंतु हाल में अगर देखें तो देशों का अमेरिका के नेतृत्व के ऊपर अब विश्वास हटता सा जा रहा है। हाल के वर्षों में यह सामने आया है। अगर हम अफगानिस्तान और इराक में अमेरिका के हस्तक्षेप की बात करें तो अभी की वहाँ पर जो राजनीतिक और सामाजिक स्थिति है, सामरिक स्थिति है, बहुत ज़्यादा मिस में है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब कि गड़बड़ है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी की बात हो, या इराक में राजनीतिक अस्थिरता की बात हो, तो अमेरिका की नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न उठे हैं। इसके साथ अभी के वर्तमान में अमेरिकी सरकार के अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की अगर हम बात करें, जो कि एक संरक्षणवादी नीति है, तो वहाँ पर अमेरिका ने अपने आप को दूसरे देशों से, टैरिफ की बात हो या फिर सुरक्षा के मसले की बात हो, तो वहाँ पर अपने हितों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है। इसके साथ ही कोविड-19 को लेकर अगर हम उसके रिस्पॉन्स की बात करें तो हमने देखा है कि अमेरिका में मामले काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं और यह उसके पुअर रिस्पॉन्स को दर्शाता है। तो इस तरीके से अमेरिका को लेकर एक जो विश्वास का माहौल रहा है वह वैश्विक स्तर पर कमज़ोर हुआ है। दूसरे जो इसमें ट्रेंड टेंडेंसी की बात की गई है इंट्रा यूरोपियन फ्यूजन की, कि यूरोप महादेश में देशों के बीच में जो है मतभेद बढ़ता रहा है। उनके अपने आंतरिक चुनौतियां हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं। इंटरनल चैलेंजेस की बात करें अगर हम, तो यूरोपियन यूनियन जो है वह पूर्वी यूरोपियन देशों को अपनी मेंबरशिप और एक्सपेंड करने के, विस्तार करने के मुद्दों से उलझा रहा है। साथ ही यूरोजोन सदस्यों के बीच में वित्तीय संकट रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। साथ ही ब्रेग्जिट के जो वार्ता हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी जटिलता का सामना यूरोपियन यूनियन को करना पड़ा है। तो इन सब आंतरिक चुनौतियों के कारण यूरोप के अंदर भी मतभेद राष्ट्रों के बीच में बढ़े हैं। अगर हम लोकवाद की बात करें तो बढ़ते लोकवाद के कारण यूरोस्केप्टिक्स जो हैं, जो कि यूरोपीय संघ के अस्तित्व के ऊपर आशंका या प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो वैसी आवाज़ों को वहाँ पर मजबूती मिली है बढ़ते लोकवाद के कारण, पॉपुलिज्म के कारण। इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि कई राजनीतिक मुद्दों पर भी एक सहमति पर पहुंचना यूरोप के देशों के लिए अब थोड़ा कठिन होता जा रहा है। जैसे कि रसिया और चाइना के साथ क्या संबंध होने चाहिए, इसको लेकर भी यूरोप के देशों में एक मतभेद है। अगर हम उत्तर और दक्षिण के हिसाब से यूरोप और यूरोजोन में मतभेद की बात करें तो यह ऑस्टेरिटी मेजर्स को लेकर, यानी कि मितव्ययिता संबंधी जो उपाय किए गए खासकर सदर्न यूरोप के देशों को लेकर, जहां पर कि आपको ग्रीस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल के ऊपर यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा जो मितव्ययिता ऑस्टेरिटी संबंधी जो मेजर्स थोपे गए, उसको लेकर भी यूरोप में एक नॉर्थ साउथ डिवाइड है, यानी एक उत्तर दक्षिण का
उत्तर और दक्षिण के हिसाब से वहाँ पर मतभेद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूरोप भी जो एक वैश्विक स्तर पर लीडरशिप का रोल प्ले करता था, वहाँ पर भी आंतरिक चुनौतियों के कारण एक डिवीजन की स्थिति उत्पन्न हुई है। अगर वर्तमान की बात करें तो इटली को अपने EU नेबर्स के द्वारा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के जो उसके पड़ोसी देश हैं, उसके द्वारा चिकित्सीय उपकरणों की आपूर्ति से मना कर दिया गया। वैसे देशों ने अपने यहाँ निर्यात नियंत्रण कानून लगा दिए, एक्सपोर्ट कंट्रोल वहाँ पर लागू कर दिया, जिसके कारण कि इटली जो कि कोरोना वायरस महामारी से काफ़ी बुरी तरह से संकट में उलझा हुआ था, उसे चिकित्सीय उपकरण चाइना से, चीन से मंगाने पड़े। तो इस प्रकार से आर्टिकल में बताया गया है कि यूरोपीय संघ को अपने यहाँ वस्तुओं के, सेवाओं के, पूंजी और लोगों के फ्री मूवमेंट को लेकर, यानी कि मुक्त आवागमन को लेकर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उसे रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है, जो कि यूरोपीय शेयर्ड सोवरेनिटी यानी कि साझा संप्रभुता का एक अंडरलाइंग थीम है। अंडरलाइंग थीम मतलब एक महत्वपूर्ण आधार है। तो इस प्रकार से फ्री मूवमेंट जो है, मुक्त आवागमन, परिवहन, वस्तुओं का, सेवाओं का, पूंजी का और लोगों का, उसके ऊपर फिर से यूरोपीय संघ को सोचने की आवश्यकता है और अपने वैश्विक प्रासंगिकता को, आपसी एकजुटता को, क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने की जरूरत है। एक जो इसमें आगे का ट्रेंड कहा गया है वो राइजिंग चाइना के विषय में बताया गया है। वो एक उभरती हुई शक्ति के रूप में चीन वैश्विक स्तर पर क्या रोल प्ले कर सकता है, उसकी चर्चा करें। जैसा हम देख रहे हैं कि चाइना मजबूती से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर उभर रहा है और ज़्यादा हठधर्मी रूप से और आक्रामकता के साथ वह वैश्विक जवाबदेहियों को, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को धारण करने के लिए तैयार दिखता है। अगर हम साउथ चाइना सी की बात करें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें, तो इस सारे पहलों में चाइना के द्वारा कहीं ना कहीं एक असर्टिव और एग्रेसिव डिप्लोमेसी और जियो इकोनॉमिक मेजर्स का संकेत मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ने चाइना के राइज को, यानी कि चाइना के उत्थान को इसलिए सहयोग दिया था, समर्थन अपना दिया था, उसके विचार में ऐसा था कि चीन अगर आर्थिक रूप से एकीकृत होता है, मजबूत होता है, तो वह राजनीतिक रूप से भी और अधिक खुला होगा, यानी पॉलिटिकली ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। लेकिन जैसा यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा चीन जब WTO का सदस्य बना, उस समय से ही, यानी 21वीं शताब्दी के प्रथम दशक से ही अमेरिका और चीन के बीच में आर्थिक संबंध वो और गहराते गए, मजबूत होते गए। लेकिन समय के साथ चीन जो है वो वैश्विक स्तर पर अमेरिका के एक प्रतिस्पर्धी के रूप में अब उभरा है। आर्टिकल में बताया गया है कि अमेरिका और चीन के संबंध जो कभी सहयोग से शुरू हुए थे, कोऑपरेशन से शुरू हुए थे, अब वो प्रतिस्पर्धा से होते हुए अब विरोध का स्वरूप धारण कर रहे हैं। यानी कोऑपरेशन से कंपटीशन, सहयोग से प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धा से विरोध। तो विरोध किन क्षेत्रों में अभी ज़्यादा देखा जा रहा है? तो व्यापार कारोबार के क्षेत्र में और तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में जैसा हम जानते हैं कि दोनों देशों के बीच में टैरिफ वार होने के कारण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ा, और टेक्नोलॉजी वार में जहां पर कि 5G टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में अच्छा खासा विरोध, आपसी विरोध देखने को मिला है। साथ ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में चीन ने अमेरिका के द्वारा किसी भी संभावित कंटेनमेंट एक्सरसाइज को, यानी उसे नियंत्रित और सीमित करने वाले पहल को रोकने का प्रयास किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रूप में, जहां पर कि चीन अपने सामरिक एवं आर्थिक विस्तार के कूटनीति को लागू कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चीन जो है एक उभरती हुई शक्ति के रूप में भी आने वाले वैश्विक व्यवस्था को परिभाषित कर सकता है। अगले जो इसमें ट्रेंड की बात की गई है फीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी वैश्विक स्तर पे जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके घटते प्रभाव को लेकर इसमें आशंका जाहिर आर्टिकल में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय कई ऐसे बॉडीज़ हैं जो कि पर्याप्त रूप से कोविड-19 के दौरान अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, अपनी भूमिका नहीं निभा रहे। उदाहरण के रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इन्हें जो रोल प्ले करना चाहिए था पर्याप्त रूप से यह अपनी भूमिका निभा पाने में अक्षम रहे हैं। एक बहुत जो फंडामेंटल कमजोरी, मौलिक कमजोरी बताई गई है इन संगठनों को लेकर, वह है कि दीज इंस्टीट्यूशंस आर सब्जेक्टेड टू पावर पॉलिटिक्स, यानी कि इन संगठनों में ज़्यादातर राजनीतिक खींचतान ज़्यादा होता है, यानी कि सत्ता को लेकर, शक्ति को लेकर खींचतान अधिक होता है। यूएनएससी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अगर बात करें तो यह पावर राइवलरीज के कारण यानी शक्ति की प्रतिद्वंदिता के कारण एक तरीके से पैरालाइज हो चुका है, यानी कि निष्क्रिय हो चुका है। जैसा हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट अस्थायी सदस्य होते हैं और अपने अपने सामरिक सुरक्षा हितों को, आर्थिक हितों को देखते हुए वह किसी भी मुद्दे के ऊपर वीटो करने की शक्ति रखते हैं। वैसी परिस्थिति में पावर राइवलरीज के कारण यानी सत्ता की प्रतिद्वंदिता के कारण एक दूसरे के पहलों को, इनिशिएटिव्स को वो वीटो कर देते हैं, जिसके कारण कि प्रभावी रूप से यूएनएससी जो है वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वह कुछ नहीं कर पाता। WHO के भी, विश्व स्वास्थ्य संगठन के भी अगर हम बात करें तो स्वायत्ता का नुकसान उसे हुआ है, क्योंकि उसके जो नियमित बजट रहे हैं वह घटते जा रहे हैं, श्रिंक करते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और उन्हें स्वैच्छिक योगदानों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है, चाहे वो राष्ट्रों को लेकर हो या संगठनों का योगदान, कंट्रीब्यूशन हो। हम जानते हैं कि कॉरपोरेट्स के द्वारा भी कंट्रीब्यूशन, बड़े बड़े फाउंडेशंस के द्वारा भी, NGOs के द्वारा भी WHO को कंट्रीब्यूशन, योगदान दिए जाते हैं। तो WHO को एक जो नियमित जो उसका बजट था, तो उसके घटने के कारण और स्वैच्छिक योगदान पर निर्भरता के कारण खुद की स्वायत्ता उसकी समाप्त होती जा रही है, घटती जा रही है। साथ ही जो एक बहुपक्षीय प्रतिक्रिया, एक रिस्पॉन्स होना चाहिए था, तो वह नहीं हो पा रहा, जिसके कारण कि ऐसे संगठनों में सुधार की आवश्यकता के ऊपर और बल मिलता है और प्रकाश पड़ता है कि इन संगठनों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत जो है और अधिक है। तो एक ट्रेंड के रूप में हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके प्रभाव भी कम होते जा रहे हैं और आने वाले समय में वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल ऑर्डर को वो भी रीडिफाइन करेंगे, पुनर्परिभाषित करने में इनका भी कुछ ना कुछ योगदान रहेगा। एनर्जी फैक्टर की अगर हम बात करें, जो कि और एक ट्रेंड के रूप में आर्टिकल में बताया गया है, एक तो यह कि नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में और हरित तकनीक में राष्ट्रों का ज़्यादा रुझान हो रहा है, ग्रोइंग इंटरेस्ट हो रहा है, यानी उनकी रुचि बढ़ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स, जैसा हम जानते हैं कि वह एक प्रमुख ऊर्जा उत्पादक के रूप में उभर रहा है, वहाँ पर तेल के, पर्टिकुलरली सेल गैस काफ़ी मात्रा में खोजा गया है हाल फिलहाल में, जिसके कारण कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल बाजार में तेल की आपूर्ति और ज़्यादा बढ़ गई है। तो अमेरिका के एक मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर के रूप में सामने आने से भी मौलिक रूप से जो ऊर्जा बाजार है वैश्विक स्तर पे, उसमें फंडामेंटल चेंज आ गया है। यह एक ट्रेंड है जो कि आने वाले समय में ऊर्जा बाजार को और वैश्विक स्तर पे शक्ति संतुलन को परिभाषित कर सकता है। जैसा हम जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के कारण वैश्विक स्तर पे कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में आर्थिक गतिविधियां ठप है। आर्थिक गतिविधियों के ठप होने के कारण मंदी आ सकती है और जैसा हम अभी जानते हैं कि कच्चे तेल के दामों में काफ़ी गिरावट आई है, जिसके कारण कि पश्चिम एशिया के देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है, जो कि आपसी स्थानीय रूप से मुठभेड़ का भी रूप ले सकता है, कन्फ्लिक्ट का रूप ले सकता है। तो यह कुछ जो ट्रेंड हैं आने वाले समय में पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, यानी कि कोविड के उपरांत जो वैश्विक व्यवस्था विकसित होगी, वैसी परिस्थिति में यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को संचालित करने में, उसकी रूपरेखा तय करने में इनकी भूमिका होने वाली है। इस आर्टिकल में यह बताया गया है। निष्कर्ष के तौर पर इसमें यह कंक्लूड किया गया है कि बढ़ते हुए राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों और संरक्षणवादी नीतियों के कारण जो इकोनॉमिक डिप्रेशन है, जो आर्थिक मंदी आने वाले समय में संभावित है, वो और लंबी हो सकती है और प्रोलॉन्ग हो सकता है, जिसके कारण कि इनइक्वालिटीज में यानी असमानता में और वृद्धि होगी और वैश्विक स्तर पर ध्रुवीकरण, स्थानीय स्तर पर भी ध्रुवीकरण और अधिक बढ़ जाएगा। अगर हम सामान्य अध्ययन के संदर्भ में, अपने परीक्षा के संदर्भ में इस आर्टिकल के प्रासंगिकता की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से यह आपके सामान्य अध्ययन पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और जहाँ पर कि यह भारत और पड़ोसी देशों के साथ संबंध में आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के बारे में इसमें काफ़ी व्यापक रूप से चर्चा की गई है। तो इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज के साथ, पड़ोसी देशों के साथ संबंध में इसकी चर्चा हो सकती है। साथ ही जो उसके बाद का बिंदु है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक जो समूह हैं, हम लोगों ने वैसे ऑर्गेनाइजेशंस के घटते प्रभाव की बात की, तो आप उसके संदर्भ में भी इसे समझ सकते हैं, इसकी प्रासंगिकता को। और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, एजेंसीज हैं, उनके कार्यों को लेकर भी आप इसकी जानकारी को शामिल कर सकते हैं।
भारत और यूरोप के बीच में अगर आप संबंध की बात करें तो इंट्रा यूरोपियन फ्यूजन यानी मतभेद के भी संदर्भ में आप इन जानकारी की चर्चा कर सकते हैं। और एक मोटे तौर पे कम्प्रिहेंसिव रूप से कोविड-19 के बाद के उपरांत के विश्व में वैश्विक व्यवस्था की रूपरेखा क्या हो सकती है, तो उसके समझ के भी संदर्भ में आप इन ट्रेंड्स को इस जानकारी को अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। तो यह आपके सामान्य अध्ययन के पेपर 2 से यह जुड़ा हुआ है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। ग्रासरूट लेवल पे कोविड-19 को लेकर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, इसके संदर्भ में 2 राज्यों के बारे में चर्चा की गई है कि पंचायती राज संस्थाओं ने किस प्रकार से वहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का लाभ उठाते हुए कोविड-19 को और बेहतर तरीके से प्रबंधित किया है। इससे आपको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्राइसिस मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में और संकट का सामना करने में जो उनका रोल होता है, उनकी भूमिका होती है, उसको और बेहतर तरीके से समझने की हमें ज़रूरत है। जैसा हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों की स्थापना की गई और उन्हें शक्तियाँ दी गई, उन्हें जवाबदेही और जिम्मेदारियाँ दी गई ताकि वह अपने स्तर पर योजना बना पाएँ, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर सकें सामाजिक न्याय के लिए और आर्थिक विकास के लिए। तो यह जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा यह संभव हो पाया। इसके बावजूद भी जो पंचायती राज संगठनों का जो प्रोग्रेस है वह संपूर्ण नहीं है, वह पैची है, यानी कि उसमें अपूर्णता है। बहुत ही कम राज्य हैं, बहुत चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि अनटाइड ग्रांट्स मतलब वैसे ग्रांट जो कि किसी स्कीम से जुड़े हुए नहीं हो, किसी योजना से जुड़े हुए नहीं हो, जो कि पंचायती स्तर पर व्यय करने के लिए अलग से चिन्हित हो, तो वैसे ग्रांट्स का डिवोल्यूशन यानी कि हस्तांतरण पंचायतों को करने वाले बहुत कम राज्य हैं। जबकि ऐसे ही वो ग्रांट हैं अनटाइड ग्रांट, जिसके माध्यम से पंचायत जो है वह लचीले तौर पर कार्यक्रमों का और स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक पहलों का को प्लान कर सकते हैं, उसे क्रियान्वित कर सकते हैं। तो बहुत कम ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कि इस प्रकार के अनटाइड ग्रांट्स को पंचायतों को डिवॉल्व किया है, हस्तांतरित किया है। इसका यह तात्पर्य है कि पंचायतों के पास पर्याप्त मात्रा में फंड का अभाव है। इसके साथ ही जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं राज्य सरकार के, वे भी पंचायतों को बाईपास कर देते हैं कार्यक्रमों के डिजाइन में, उनकी रूपरेखा बनाने में और उसके क्रियान्वयन में। लाइन डिपार्टमेंट्स का तात्पर्य होता है राज्य सरकार के वैसे विभाग जिनका दायित्व होता है कार्यक्रमों को पंचायत के स्तर तक क्रियान्वित करना, उन्हें हम लाइन डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो वे भी कई बार पंचायतों को बाईपास कर देते हैं, उनकी अनदेखी कर देते हैं, जिससे कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो अवधारणा है वह क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो राज्यों के द्वारा या राजनेताओं और नौकरशाहों के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा यह जो रिलक्टेंस है, अनिच्छा है फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज नहीं करने की, मतलब वो पंचायतों को उनके कार्य और शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं करना चाहते, उसके पीछे वजह यह है कि वह अपना पैट्रोनेज पावर लूज नहीं करना चाहते। पैट्रोनेज पावर का तात्पर्य होता है कि वह अपने जो है संरक्षण की शक्तियों को अपने तक ही रखना चाहते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं राज्य सरकारों के द्वारा राजनेताओं और स्थानीय पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा स्थानीय स्तर पर जो लोकल बॉडीज होती हैं, स्थानीय निकाय होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, चाहे वो फंड के रूप में हो या विकास के कार्य के रूप में हो। तो वे नहीं चाहते कि उनके संरक्षण की शक्तियों का नुकसान हो और सत्ता का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का और कार्यों का विकेंद्रीकरण पंचायती स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर हो जाए। तो यह एक प्रमुख वजह है कि वह फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज करना क्यों नहीं चाहते। आर्टिकल में एक प्रश्न रखा गया है कि क्या कोरोना वायरस जो है वह स्थानीय शासन को लेकर एक बार फिर से सोचने को मजबूर करता है कि इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। इसमें 2 राज्यों की बात की गई है। एक तो केरल की बात की गई है कि केरल में किस प्रकार से सशक्त पंचायतों ने लॉकडाउन को प्रशासित करने में, एडमिनिस्टर करने में अपनी भूमिका निभाई, जिससे कि वहाँ पर सख्ती से और करुणा के साथ लॉकडाउन का पालन हो सका और जो गरीबों को होने वाला संकट है उसे कुछ हद तक कम किया जा सका। इसमें एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह बताया गया है कि केरला के जो प्लान फंड होते हैं, केरला में जो योजनाओं के लिए जो निश्चित राशि होती है, उसका लगभग 1/3 हिस्सा जो है वह पंचायतों को विकास एवं रखरखाव के फंड के रूप में दिया जाता है। तो यह एक
महत्वपूर्ण बात है कि किस प्रकार से हम केरल का उदाहरण दे सकते हैं कि सशक्त पंचायत वित्तीय रूप से सशक्त हो, तो केरला ने अपने पूरे प्लान के 1/3 फंड को पंचायतों को विकास एवं रखरखाव के कार्य के लिए दिया हुआ है। आगे इसमें बहुचर्चित कुटुंबश्री प्रणाली की चर्चा की गई है। केरला का कुटुंबश्री मॉडल जो कि महिलाओं को स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने को प्रोत्साहित करता है और इन एसएचजीज के माध्यम से फिर पंचायतों को और ज़्यादा जवाबदेह बनाया जाता है। तो एक प्रकार से यह महिलाओं के सशक्तिकरण और पंचायतों की अकाउंटेबिलिटी, उनके जवाबदेहिता और पारदर्शिता को बढ़ाने का एक व्यवस्था है, जिसे भी आप एक एग्जाम्पल के रूप में अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो कुटुंबश्री मॉडल है, यह महिलाओं के लिए एक बहुत ही प्रभावी इंक्यूबेटर का काम करता है। इंक्यूबेटर का तात्पर्य होता है एक वैसी स्थिति जहां पर कि वो अपने आप को तैयार करते हैं लीडरशिप रोल के लिए, नेतृत्व क्षमता वाली भूमिकाओं के लिए, और फिर वो राजनीति में कदम रखती हैं। यानी कि स्थानीय स्तर पे स्वयं सहायता समूह बनाकर एक लीडरशिप रोल के बारे में वो स्वयं को प्रशिक्षित करती हैं और फिर वहाँ स्थानीय और राज्य स्तर के राजनीति में कदम रखती हैं। तो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए भी कुटुंबश्री प्रणाली जो मॉडल है, इसका महत्व है। इसके साथ ही केरला में पंचायतों द्वारा गरीबों के भोजन के लिए आश्रय कार्यक्रम चलाया जाता है। आश्रय कार्यक्रम के माध्यम से गरीबों को भोजन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है और साथ ही पंचायतों के द्वारा डे केयर सेंटर मुफ्त में चलाया जाता है मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए, जिसे कि बर्ड्स स्कूल बोलते हैं। तो यह दो महत्वपूर्ण उदाहरण भी आप अपने उत्तर में पंचायती राज व्यवस्था की सफलता के रूप में शामिल कर सकते हैं। एक तो आश्रय प्रोग्राम जो कि भोजन से संबंधित है, गरीबों को भोजन कराने से, और दूसरा बर्ड्स स्कूल जो कि मानसिक और शारीरिक रूप से जो अक्षम व्यक्ति हैं उनके देखरेख के लिए डे केयर सेंटर मुफ्त में केरला में पंचायतों के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा उदाहरण इसमें कर्नाटक को लेकर दिया गया है कि कर्नाटक राज्य में कानून, ऐसे कई महत्वपूर्ण कानून को पास कर एक बहुत ही मजबूत ढांचा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का विकसित किया गया है। एक पावरफुल फ्रेमवर्क विकसित किया गया है कानूनी रूपरेखा बनाकर, परंतु वित्त का अभाव और अत्यधिक प्रशासनिक नियंत्रण और समानांतर व्यवस्थाओं का विकास होने के कारण पंचायतों का प्रदर्शन जो है एक तरीके से बाधित हुआ है। अगर वर्तमान में कोरोना वायरस के समय भूख के संकट की बात करें तो कर्नाटक की लगभग सभी पंचायतों ने एक रिजोल्यूशन पास कर यह निश्चय किया कि उनके रिस्पेक्टिव क्षेत्र में, यानी उनके अंदर आने वाले क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा, और इसके संबंध में उन्होंने पहल की है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आर्टिकल में यह कही गई है कि अभी के टाइम पे जहाँ पर कि लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कई सरकारी सेवाएं भी बंद हैं, पूर्ण रूप से कार्यरत नहीं है, ऐसे में बस एसेंशियल सेवाएं भी सरकार की वे ही चालू हैं, यानी जो अनिवार्य सेवाएं हैं। तो वैसी परिस्थिति में जो शासन का एक निर्वात पैदा होता है, गवर्नेंस वैक्यूम पैदा होता है, तो उस गवर्नेंस वैक्यूम को भी पूरा करने में स्थानीय स्तर पर पंचायती राज व्यवस्थाओं के निकायों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अभी देखी जा रही है। तो यह आपको शासन के वैक्यूम के लिए, एपिडेमिक या क्राइसिस के टाइम पे गवर्नेंस वैक्यूम को फिल करने में, पूरा करने में भी जो पंचायतों की भूमिका है, आप उस संबंध में इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक में सरकार ने पंचायत और ग्राम के स्तर पर कोविड-19 टास्क फोर्स गठित किया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इनोवेटिव पहल है, जहां पर कि पंचायत और ग्राम के स्तर पर कोविड-19 के प्रबंधन के लिए एक टास्क फोर्स गठित किया गया, और पंचायत स्तर पे जो भी कोविड-19 से संबंधित, इसके प्रबंधन से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं, वह ग्रामीण स्तर पर जो टास्क फोर्स है उसके द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था अभी के टाइम पे विकेंद्रीकृत स्तर पर पंचायत और गांव के स्तर पर डिसीजन मेकिंग की और महामारी के प्रबंधन और उसके क्रियान्वयन को लेकर बनाई गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसमें कि पंचायतों की बहुत ही अहम भूमिका है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पंचायतों को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है ताकि क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे उनकी भूमिका और ज़्यादा मजबूत हो सके। यह महत्वपूर्ण आर्टिकल आपके पेपर 2 और पेपर 3 दोनों से जुड़ा हुआ है। पेपर 2 में जहाँ पर कि आपसे पंचायती राज व्यवस्थाओं के कार्यों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में जहाँ पर कि टॉपिक है, तो एक तो आप वहाँ के संदर्भ में आप इसे शामिल कर सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को सिर्फ सामान्य स्थिति नहीं, जबकि संकट के भी समय में प्रभावकारी बनाने के लिए
किस प्रकार से उनकी भूमिका है, तो आप इस आर्टिकल के उदाहरण को शामिल कर सकते हैं। जो कुछ इसमें पॉलिसी इशूज गवर्नेंस वैक्यूम को लेकर दिए गए हैं, आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। किस प्रकार से पंचायतों के माध्यम से महिलाओं की सशक्तिकरण को अंजाम दिया जा रहा है केरला में कुटुम्बश्री के द्वारा। किस प्रकार से वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित कर केरल में वहाँ पर विकास कार्यों को और सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आप उसको शामिल कर सकते हैं सामान्य अध्ययन में, पॉलिटी गवर्नेंस में, जहाँ पर कि आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं। आगे जब हम बात करें कि अगर पंचायतों के माध्यम से कैसे कुछ इनोवेटिव पहल किए जा सकते हैं, तो इनोवेटिव गवर्नेंस के संदर्भ में जैसा भी हमने बात किया कि पंचायत और विलेज लेवल पे टास्क फोर्स कर्नाटक में बनाए गए हैं, तो इस तरीके के आइडियाज़ को, एग्जाम्पल्स को आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। और साथ ही पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में लोकल गवर्नमेंट की जो भूमिका होती है, स्थानीय शासन की जो स्थानीय निकायों की जो भूमिका होती है, आप वहाँ महत्वपूर्ण रूप से पंचायतों की भूमिका का भी जरूर उल्लेख करें। तो पेपर 3 के लिए भी आपदा प्रबंधन संबंधित प्रश्नों में इस आर्टिकल की प्रासंगिकता काफ़ी अधिक है। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर कि आपसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी जांच को डेवलप किया गया है। यह महत्वपूर्ण है महामारी के प्रबंधन को लेके, विज्ञान तकनीक से जुड़ा हुआ यह आर्टिकल है। आइए इसे विस्तार से देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा एक इम्यूनोलॉजिकल ऐसे यानी कि प्रतिरक्षी जांच विकसित की गई है, जो कि सार्स कोरोना वायरस 2 SARS-CoV-2 जो कि अभी नोवल कोरोना वायरस का ऑफिशियल आधिकारिक नाम है, तो इसके रिस्पॉन्स में जो शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं उसे डिटेक्ट करेगा, यानी कि उसकी पहचान करेगा। तो यह एक प्रतिरक्षी जांच है, इम्यूनोलॉजिकल ऐसे है। यह एलिसा टेस्ट है। एलिसा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे, और इसे शॉर्ट में एलिसा बोलते हैं। जैसा हम जानते हैं कि किसी भी संक्रमण के प्रतिक्रिया में उसके रिस्पॉन्स में शरीर के द्वारा एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी का विकास होता है। एचआईवी इन्फेक्शन को, यह एचवी लिखा हुआ है, यह एचआईवी है। एचआईवी इन्फेक्शन यानी एड्स के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए एलिसा टेस्ट का बहुत ही प्रायः उपयोग किया जाता है। यह रूटीनली यूज्ड है, जिसकी की सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी दोनों बहुत हाई होती है। सेंसिटिविटी का तात्पर्य होता है कि अगर कम भी मात्रा में एंटीबॉडी उपस्थित हो तो यह उसकी पहचान कर लेता है, और एक्यूरेसी मतलब सटीकता, यानी कि बहुत सटीकता से एंटीबॉडी की पहचान करता है। यह लगभग 2.5 घंटे में एक बार में ही 90 सैंपल्स की जांच कर सकता है। जो एनआईवी के द्वारा जो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट विकसित किया गया है, इसमें 2.5 घंटे में 90 सैंपल्स की जांच की जा सकती है। अगर इसके मास प्रोडक्शन की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस तकनीक को जाइडस कैडिला नामक निजी क्षेत्र के फार्मा कंपनी को यह तकनीक हस्तांतरित कर दी है, ताकि यह व्यापक तौर पर मास स्केल उत्पादन इसका हो सके और लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। यह पहली बार है कि भारत ने स्वदेशी रूप से कोरोना वायरस के लिए किसी एलिसा टेस्ट का विकास किया है। तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि सामान्य अध्ययन पेपर 3 में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक का स्वदेशीकरण और नए तकनीक का विकास, यह आपके सामान्य अध्ययन पेपर 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस संदर्भ में यह जानना आवश्यक है कि किसी भी कोरोना वायरस के लिए एक स्वदेशी एलिसा टेस्ट पहली बार भारत ने विकसित किया है, जिसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने विकसित किया है। हालांकि एलिसा टेस्ट दूसरे देशों में भी उपलब्ध हैं, लेकिन मास लेवल पे उनका प्रोक्योरमेंट यानी उनकी खरीद करना एक चुनौती है, वो भी ऐसे समय में जहाँ पर कि विश्व महामारी का सामना कर रहा है और सभी देशों को इस प्रकार के जांच टेस्ट्स की स्वयं आवश्यकता है। तो वैसे में दूसरे देशों से एक व्यापक तौर पे मास लेवल पे इन्हें खरीद पाना अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और स्वदेशी विकास करना ही इसका एक सस्टेनेबल उपाय था। जैसा हमने अभी हाल फिलहाल में देखा कि चाइना से आयातित किए गए जो एंटीबॉडी टेस्ट थे, तो वह अविश्वसनीय थे। उनकी एक्यूरेसी, उनकी सटीकता बहुत कम थी। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार उनका जो एक्यूरेसी था वह 5 से 10% के आसपास था, जो कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। तो इस संदर्भ में महामारी के नियंत्रण में NIV के द्वारा विकसित की गई इस एलिसा टेस्ट का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है।
जैसा हम जानते हैं कि एलिसा टेस्ट जो है वह प्रतिरक्षियों के पहचान के ऊपर आधारित होता है और वह मात्र पूर्व के संक्रमण की ही पहचान कर सकता है। यानी अगर किसी को पूर्व में कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ हो तो वैसी परिस्थिति में ही एलिसा टेस्ट जो है उस संक्रमण की पहचान कर सकता है। यह वर्तमान संक्रमण की पहचान नहीं कर सकता। इसके बारे में जानते हैं अभी। जो आरटी-पीसीआर टेस्ट होता है, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट जो कि जो अभी भारत सरकार के द्वारा जिस टेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है कोविड-19 के पहचान के लिए, उसे डिटेक्ट करने के लिए, तो यह कोरोना वायरस के आरएनए की पहचान कर लेता है। यानी कि अगर मनुष्य के शरीर में कोरोना वायरस है तो यह उसके आरएनए की पहचान कर लेता है और इस प्रकार से यह करेंट इन्फेक्शन को, यानी वर्तमान में अगर संक्रमण है तो उसकी पहचान कर पाता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि किसी भी संक्रमण के रिस्पॉन्स में, उसकी प्रतिक्रिया में एंटीबॉडी शरीर में विकसित होते हैं, प्रतिरक्षियों का शरीर में विकास होता है और जो कि खून में काफ़ी लंबे अवधि तक मौजूद रहते हैं। एंटीबॉडी संक्रमण समाप्त होने के बाद तुरंत शरीर से हट नहीं जाते, वह एक लंबे अवधि तक शरीर में उपस्थित रहते हैं। तो एलिसा टेस्ट जो है वैसे एंटीबॉडी प्रतिरक्षियों की पहचान करता है और यह अगर पास्ट में इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी पहचान कर पाने में सक्षम होता है। तो यह आर्टिकल आपके प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि एलिसा टेस्ट का किन बीमारियों के जांच करने में उपयोग किया जाता है। एलिसा टेस्ट, एक तो यह बात। दूसरा कि भारत ने सबसे पहली बार किसी कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए स्वदेशी एलिसा टेस्ट का विकास किया। यह आपके प्रीलिम्स के हिसाब से यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसके साथ मेंस में साइंस टेक में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा भी हम लोगों ने चर्चा की। सामान्य अध्ययन पेपर 3 में इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक